गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अपना केंद्र सरकार का जो लेसन चल रहा था उसमें कल अपन ने पढ़ा था लोकसभा की शक्तियां, कार्य और अधिकार। आज है अपना राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो संसद की शक्तियां और कार्य अपन ने पढ़ा था उसमें भी लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियां और कार्य उसमें भी उल्लेख था, और लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां अलग अलग अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें भी वही उल्लेख है। तो आपकी पुनरावृत्ति हो रही है। जो विशेष प्रावधान है लोकसभा के और राज्यसभा के वो हम विशेष रूप से समझेंगे। जैसे कल लोकसभा के लिए अपन पढ़ लिए थी कि धन विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा में भी जो विशेष अधिकार है वो अपन पढ़ेंगे। तो जो सामान्य बातें हैं दोनों की कॉमन, वो अपन फिर पुनरावृत्ति उसका दोहरान कर लेते हैं, फिर इसके विशेष अधिकार देखते हैं। तो आइए देखते हैं राज्यसभा की कार्य और शक्तियाँ। इनमें सबसे पहले आता है, अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। विधायी शक्ति। देखो बच्चों, विधायी शक्तियों में वही है कि अवित्तीय विधेयक, जो अवित्तीय विधेयक है उनको जो पास करने से संबंधित जो बातें होती है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को प्राप्त है। सबसे पहले लोकसभा में भी उसको प्रस्तावित कर सकते हैं और सबसे पहले राज्यसभा में भी प्रस्तावित कर सकते हैं। लोकसभा में प्रस्तावित कर होने के बाद में, पारित होने के बाद में फिर वो राज्यसभा में आता है, और पहले राज्यसभा में आता है तो उसके बाद लोकसभा में जाता है। तो जो कानून बनाने की जो शक्ति है अद्वितीय विधेयकों पर, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान है। आगे आता है अपना संविधान संशोधन की शक्ति। देखो बच्चों, संविधान में कोई संशोधन करना है तो इसके मामले में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर बराबर समान अधिकार दिया गया है। यदि एक सदन से पारित हो जाए, मान लो लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा उसको रोक ले, खारिज कर दे, तो वो संविधान संशोधन विधेयक रद्द हो जाता है। और राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा के पास चला जाए, लोकसभा उसको रोक ले तो वो भी रद्द हो जाता है। इसलिए संविधान संशोधन से संबंधित जो शक्ति होती है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान है। दोनों को ही संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। दोनों को ही विधायी शक्तियां वित्तीय विधेयकों पे समान है। वित्तीय विधेयक पे लोकसभा को विशेष महत्व दिया गया है, विशेष शक्ति दी गई है। आगे आता है अपना वित्तीय शक्ति। कल भी मैंने आपको बताया था कि वित्तीय शक्ति में जो महत्वपूर्ण स्थान है वो लोकसभा का है, क्योंकि अनुच्छेद 109 के तहत कोई वित्तीय विधेयक या वित्त विधेयक है सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। राज्यसभा को वित्तीय शक्ति के मामले में, वित्तीय शक्ति का अधिकार तो है लेकिन वो गौण है। कैसा अधिकार है, कैसी शक्ति है वित्तीय मामलों में राज्यसभा को? गौण। और मुख्य है लोकसभा को। तो यानी कि यहाँ पे कमजोर स्थिति है वित्तीय विधेयकों के मामले में, कमजोर। तो राज्यसभा क्या करती है?
लोकसभा से कोई वित्त विधेयक पारित होकर के राज्यसभा में आता है तो वो उसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, विलंब कर सकती है और अपना कोई सुझाव दे सकती है। अब उसके राज्यसभा के सुझाव को लोकसभा की इच्छा के ऊपर निर्भर है उसको माने या नहीं माने। और 14 दिन से ज्यादा समय यदि वो रोक लेती है तो 14 दिन में उस विधेयक को, वित्त विधेयक को स्वीकृत समझा जाता है। तो ये वित्तीय शक्ति की बात होगी। आगे आता है कार्यपालिका शक्ति। देखो बच्चों, लोकसभा को कार्यपालिका की जो शक्ति है उसमें विशेष महत्व दिया गया है। जैसे वित्तीय शक्ति में लोकसभा को विशेष महत्व और कार्यपालिका में भी लोकसभा को विशेष महत्व। वित्तीय शक्ति में तो बता दिया कि कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कार्यपालिका शक्ति में लोकसभा को विशेष महत्व इसलिए है कि वो अविश्वास, जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा या संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरा मंत्रिमंडल रद्द हो जाता है, सरकार गिर जाती है। लेकिन कार्यपालिका भी उस पर कुछ नियंत्रण करती है। कैसे? प्रश्न पूछकर या पूरक प्रश्न करके कार्यपालिका पे राज्यसभा नियंत्रण कर सकती है। लोकसभा तो अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, उनके माध्यम से उस पर पूर्ण नियंत्रण करती है। राज्यसभा प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ के कार्यपालिका पे नियंत्रण करती है। तो ये कार्यपालिका संबंधी शक्ति हो गई। अब है विविध शक्ति। देखो बच्चों, विविध शक्तियों में अपन लोकसभा में भी पढ़ लिए, संसद की शक्तियों में भी पढ़ लिए। आज राज्यसभा की जो शक्तियां हैं विविध, उसमें भी मैं बता देता हूं। तो आपको थोड़ा फास्टली यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा। देखो, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, संघ शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन अपने यहाँ सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यहाँ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के भी सभी सदस्य, सभी सदस्यों से मतलब है मनोनीत और निर्वाचित, दोनों प्रकार के सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो ये इसको राज्यसभा को भी ये शक्ति प्राप्त है। दूसरी बात करते हैं अपन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर महाभियोग लाकर हटाना। तो
बच्चों देख लो, यहाँ समझ लो, राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण पे राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऐसा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति पे महाभियोग ला करके 14 दिन पूर्व सूचना दे करके महाभियोग चलाया जाता है और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के हटाने के मामले में अब विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। उपराष्ट्रपति को के ऊपर महाभियोग लाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद लोकसभा उसका अनुमोदन करती है, स्वीकृति करती है, तब जाके वो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है। इसी प्रकार सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो साबित कदाचार, उस मामले में उनके ऊपर महाभियोग लाकर हटाने की प्रक्रिया चलती है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया दोनों सदनों को प्राप्त है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए पहले जिस प्रकार धन विधेयक या वित्त विधेयक लोकसभा में पहले प्रस्तावित किया जाता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तावित होती है। ये 5 विविध शक्तियां हो गई। अब लोकसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उनके बारे में अपने को विशेष ध्यान देना है। लोकसभा क्या, राज्यसभा के विशेष अधिकार। राज्यसभा के विशेष अधिकार या विशेषाधिकार। देखो बच्चों, इसमें 2 बातें हैं, वो अपने को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312, इन अनुच्छेदों के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। अब वो क्या है, वो ध्यान से सुन लो आप। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर उस राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यानी राज्य सूची का विषय उसको कैसा बना सकते हैं, राष्ट्रीय महत्व का। राज्य सूची के विषय को अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और जब राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित हो जाता है तो उसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त हो जाता है। नहीं, वैसे तो राज्य सूची के विषय पे राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, राज्य सरकारें कानून बनाती है। तो ये 249 की बात हो गई। अब है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत क्या है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है।
अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। ये राज्यसभा के कार्य और शक्तियां अपना पूर्ण हुआ। मैं मानता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। धीरे धीरे अपन कछुए की चाल से पूरा कोर्स कर लेंगे और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।